हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 008 भारत में राज्यों की राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसे ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। एमपीएससी 008 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, हमारे चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर है उसके आधार पर अगर हम देखें जितने व्यूज आते हैं उसका 20% जो व्यूज है हमारे सब्सक्राइबरों के द्वारा, बल्कि 80% व्यूज जो है अनसब्सक्राइबरों के आते हैं। अनसब्सक्राइबर से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्राइबर से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिले और आगे ग्रो करें। तो अनसब्सक्राइबर क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना। 20% सब्सक्राइबर और 80% अनसब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अगर आप सब्सक्राइब करोगे एक एक तो हमारे चैनल को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत में राज्यों की राजनीति, भारत में राज्यों की राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जो भारत जब आजाद हुआ उस आजादी के बाद भारत में राज्यों की राजनीति का जो दौर था वो शुरू हुआ। जैसे कि राज्यों की राजनीति होती क्या है? भारत में राज्यों की राजनीति का अर्थ उन राजनीतिक गतिविधियों, प्रतिक्रियाओं और शक्तियों से है जो देश की विभिन्न राज्यों में संचालित होती है। इसमें राज्य सरकारों का गठन, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका, राज्य विधानसभाओं का कार्य, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की गतिविधियों तथा केंद्र व राज्य से संबंधित संबंध जो है शामिल होते हैं। भारत एक संघीय देश है क्योंकि भारत के अंदर छोटे छोटी इकाई यानी राज्यों ने मिलकर पूरे एक भारत का निर्माण किया है। इसलिए राज्यों को प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे विषयों में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य की राजनीति का विकास राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ हुआ। संविधान लागू होने के बाद राज्यों को एक संघीय ढांचे के में महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि भारत के अंदर एक संघात्मक शासन होता है, जैसा कि मैंने आपको क्लियर करा, जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े संघ यानी पूरे भारत का निर्माण करते हैं, जिसमें दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र और राज्य। भारत के अंदर राज्यों के अधिकार क्षेत्र अलग दिए और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग हुए। लेकिन अगर हम कहें तो भारत की राजनीति में राज्यों की भूमिका बड़ी है। प्रारंभिक वर्षों में राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, परंतु समय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, क्षेत्रीय अस्मिताओं का उभार, भाषाई पुनर्गठन और लोकतांत्रिक चेतना के विस्तार ने राज्य स्तर की राजनीति को अधिक सक्रिय और जटिल बना दिया। हर राज्य के लोग राज्य सरकारों के गठन के चुनाव के समय या जब राज्य सरकार के जो चुनाव होते हैं तो वो अपने अपने राज्य स्तर पर बात करते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उदय ने राज्यों की भूमिका को और राजनीतिक में भी निर्णायक अपना बना दिया है भूमिका। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद राज्य की राजनीति भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी बन गई है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषता है। फर्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का प्रारंभिक प्रभुत्व। जैसा कि भारत की आजादी के बाद 1952 से 1989 तक केवल भारतीय राजनीति में केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व बना रहा, लेकिन 1990 के 89 के बाद जो कांग्रेस का प्रभुत्व वो समाप्त हो गया। स्वतंत्रता बाद कई दशकों तक अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, यानी कांग्रेस केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में सक्षम रही और कई दशकों तक राज्य में कांग्रेस का ही प्रभुत्व बना रहा, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये सेकंड विशेषता है कि विभिन्न राज्यों के अंदर भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उभरने लगी। 1956 के बाद भाषाई पहचान के आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ, जिससे राज्य की राजनीति को नई दिशा मिली। साथ ही साथ में तीसरा जो इसकी विशेषता है राज्यों की राजनीति की क्षेत्रीय दलों का
उभार यानी क्षेत्रीय दलों का उदय। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके, अकाली दल और तेलुगु देशम जैसी पार्टियां जो थी राज्यों में सक्रिय हो गई और इन्होंने अपनी राज्य की राजनीतियों में अपनी अहम भूमिका निभाई और राजनीति को मजबूत करके राज्यों में सरकारों का गठन किया। फोर्थ है सामाजिक न्याय की राजनीति। जी, जाति वर्ग पिछड़े वर्गों के अधिकारों ने राज्य स्तर पर नई राजनीतिक शक्तियों को जन्म दिया, जिसमें राज्यों की राजनीति का उदय हुआ। साथ ही साथ में पांचवा गठबंधन राजनीति का विस्तार। भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसका प्रभाव राज्यों में देखने को मिला। अब क्षेत्रीय दल जो राज्यों में सक्रिय हो गए, अब उनके आधार पर यानी जब वो चुनाव में क्षेत्र के आधार पर विजय होने लगे तो केंद्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी, उन्हें बहुमत मिलना कम हो गया, जिसके आधार पर अब सरकार बनाने के लिए इन क्षेत्रीय पार्टी यानी जो राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है उनकी भूमिका बढ़ने लगी। अब जो है गठबंधन राजनीति का उदय हुआ। गठबंधन की राजनीति में राज्यों की भूमिका बढ़ने लगी, जिससे राज्य में बहुदलीय व्यवस्था के कारण गठबंधन सरकारें आम हो गई। फिर है केंद्र और राज्य संबंधों का प्रभाव। राज्य की राजनीति पर केंद्र की नीतियों, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय निर्भरता का प्रभाव बढ़ा, जिससे राज्य की राजनीति का उदय हुआ। सेवंथ है पंचायती राज और विकेंद्रीकरण। जी, राज्य की राजनीति की जो विशेषता है पंचायती राज का विकेंद्रीकरण। जब भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया तो इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, जो स्थानीय राजनीति और राज्य राजनीति के बीच में संबंध मजबूत हुए और अब भारतीय राजनीति में पंचायती राज व्यवस्था और इसके अलावा बहुत सारी जो संस्थाएं बनाई जाने लग गई, इन संस्थाओं का जो था रोल वो बढ़ने लगा, जिससे भारत की राजनीति का उदय होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में केंद्र व राज्य के बीच संबंध और तनाव के क्षेत्र का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बच्चे जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, जो मतलब जो संबंध बिगड़े हुए हैं, वो एक तरह से समालोचना उसी की वही है। हम इसमें संबंध और तनावपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया स्टूडेंट, हमारे भारत के अंदर जब संघात्मक शासन को अपनाया गया, यानी भारत का संविधान एक संघीय ढांचा प्रकट करता है और भारत संघात्मक शासन के तौर पर भारत में दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इस पर ध्यान से समझना कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसमें तनाव क्यों आया, क्योंकि भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का जो विभाजन होता है ना, बराबर होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बराबर शक्तियां बटी होती हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो भारत एक संघात्मक देश कहलाए, लेकिन है संविधान के अंदर। लेकिन अगर भारत के अंदर हम जाके तो भारत के अंदर सारे काम एकात्मक की ओर है, जैसे कि केंद्र व राज्य के बीच में दोनों के अंदर बराबर शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े विषय हैं वो केंद्र के पास और छोटे छोटे काम जो है वो राज्य सरकार के पास। अगर हम एक बात कहें कि राज्य से सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार के पास विषय है जिसपे वो काम करती है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है वो बराबर नहीं है बल्कि अस्पष्ट है। इसलिए केंद्र व राज्य के बीच में हमेशा जो तनाव पाया जाता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में एक संघीय ढांचा तैयार किया जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, परंतु यह संघीय ढांचा पूरी तरह संतुलित नहीं है। तो बच्चों यहां पर बताया गया संघीय शासन में जो शक्तियों का विभाजन है, स्पष्ट विभाजन है, लेकिन यहां यह नहीं कहा गया कि विभाजन जो है बराबर है, बल्कि यहां पर शक्तियों का विभाजन जो है ना वह अस्पष्ट है, मतलब राज्य को कम केंद्र को ज्यादा। तो इसलिए यहां पर शक्तियों का विभाजन जो है वो आसमान है, परंतु संघीय ढांचा जो भारत का वो पूरी तरह संतुलित नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल नहीं देखा गया, बल्कि मजबूत केंद्र की परिकल्पना पर आधारित है। क्योंकि यहां पर राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दे, इसलिए राज्य सरकार यहां पर केंद्र सरकार के साथ सामने हीन होती है, हीन रहती है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, विकास जैसे उद्देश्यों के लिए केंद्र और अधिक शक्तिशाली मतलब अधिक शक्तियां दी गई हैं। समय के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के उभार, आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक न्याय आंदोलनों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने केंद्र व राज्य के संबंधों को अधिक जटिल बना दिया है। परिणाम स्वरूप कई ऐसे तनाव क्षेत्र उभरे जहां संवैधानिक प्रावधानों और व्यवहारिक राजनीति के बीच टकराव दिखाई देता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि इन संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कर संतुलित संवाद को मजबूत किया जाए। तो इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है वो अस्पष्ट है। केंद्र व राज्य के बीच में संबंध के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं पहले
विधायी संबंध, यानी केंद्र व राज्य के बीच में जो विधायी क्षेत्र में जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। विधायी में पहला पॉइंट है हमारा आपातकाल की घोषणा होने पर। जैसा कि भारत के अंदर अगर संघात्मक शासन को अपनाया गया है तो भारत के अंदर केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं वो बराबर होनी चाहिए, यानी केंद्र व राज्य के बीच बराबर टक्कर रखते हो। लेकिन यहां पर भारत के अंदर उल्टा है, क्योंकि यहां पर सारे काम केंद्र सरकार करती है। अगर राज्य सरकार किसी पर काम भी करती है तो राज्य सूची पर जो कानून है, यहां पर जो शक्तियां हैं वो सूचियों में बांटी गई हैं, यानी एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखते हैं आपातकाल की घोषणा होने पर कौन शक्तिशाली। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करे तो केंद्र सरकार व राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत के किसी कोने में या किसी क्षेत्र या पूरे भारत में कोई स्थिति गंभीर होने वाली है, चाहे वो संवैधानिक अवस्था विफल हो या आक्रमण शस्त्र हो या आर्थिक संकट हो, यानी आर्टिकल 352, 56 और 60 के तहत, तो वहां पर राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह से वहां आपातकाल की घोषणा करके वहां की राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो इससे राज्य सरकार जो होती है उस टाइम जिस क्षेत्र में आपातकाल लगा है वहां की जो सरकार होती है वो भंग हो जाती है, वहां पर सारा शासन जो है वो केंद्र के सामने आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघीय है परंतु केंद्र शक्तिशाली है। यह संघीय बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। बी है अंतरराष्ट्रीय समझौता, अनुच्छेद 252 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दी गई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो बताइए यहां पर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हुई, राज्य या केंद्र हुई? तो बताइए राज्य और केंद्र के बीच में तनाव होगा नहीं होगा? होगा। सी है अविशिष्ट विषय केंद्र के पास। जब भी कोई ऐसा विषय निकल आता है जो ना तो राज्य सूची पर है, ना केंद्र सूची पर, या ना समवर्ती पे, तो ऐसे नए विषय पर कानून बनाने का अधिकार वैसे दोनों का, लेकिन इस अविशिष्ट विषय जो है वो केंद्र सरकार के पास हो गए, जिससे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई नया विषय निकल आता है तो इस विषय को अविशिष्ट विषय कहते हैं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से विधायी क्षेत्र में जो केंद्र व राज्य के बीच में संबंध है वो तनावपूर्ण है। अब बात करते हैं केंद्र व राज्य के बीच में वित्तीय संबंध। आयकर का बड़ा भाग राज्य को, आयकर केवल केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, परंतु आय का एक निश्चित भाग विभिन्न राज्यों में बांट दिया जाता है। आयकर का वितरण वित्त आयोग की सिफारिश पे किया जाता है, जिसके कारण हम यहां पर आयकर के आधार पर देख सकते हैं कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अधिक शक्तिशाली है राज्यों से। दूसरा है पटसन जूट निर्यात कर। पटसन के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय को केंद्र सरकार उन राज्यों में बांट देती है जहां पटसन उत्पादन होता है। देखिए, पटसन की कृषि पैदावार तो राज्य में होती है, अगर वो कृषि बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए तो सरकार मुआवजा दे, हर चीज सरकार फैसिलिटी दे, लेकिन जो पटसन का जो निर्यात करे वो टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना गलत है ना। बल्कि राज्य सरकार अगर राज्य में रहकर पटसन वटसन का कृषि हो रही है या पटसन का कोई भी व्यापार की गतिविधि हो रही है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार लेती है और उसका एक छोटा सा भाग वो राज्यों को बांट देती है जहां से पटसन होता है, जैसा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम आदि। तीसरा है आर्थिक अनुदान। केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अनुदान प्रदान करती है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध। इससे पहले मैंने वित्तीय और विधायी क्षेत्र में पढ़ा, अब यहाँ पर पढ़ते हैं प्रशासनिक संबंध। इस आधार पर प्रशासनिक विधायी के क्षेत्र में भी आपके केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो आ जाते हैं। पहला है राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त। जी, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, तो बात फैक्ट है। लेकिन जब राज्य का राज्यपाल राज्य का मुखिया है तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर क्या है, केंद्र सरकार ने, हमारे संविधान ने राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो सीधा केंद्र सरकार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है। मतलब वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्य में भेज देता है। प्रधानमंत्री केवल ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त करने के लिए सिफारिश करता है जो उसका विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो दूसरा है सरकार द्वारा राज्य को निर्देश। देखिए जी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों अगर शक्तियां बराबर बटी हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन भारत के अंदर केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य से ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों की अपनी प्रशासनिक शक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त
कर सकती है। साथ ही साथ में जल विवाद जैसे मुद्दे जो हैं वो दो राज्य, दो से अधिक बहने वाली नदियां जो राज्यों से बहने, राज्यों में कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है, उन विवाद को सुलटाने का काम केंद्र सरकार को दिया गया है। एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसके आधार पर केंद्र सरकार और अधिक शक्तिशाली होगी। इस आधार पर हमने केंद्र व राज्य के बीच में संबंध देखे। वैसे तनाव के क्षेत्र ये भी हैं, आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको अलग करना चाहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसका आंसर बनाया। अब केंद्र व राज्य के बीच तनाव के क्षेत्र क्या है? जैसे कि केंद्र के पास ज्यादा आय के स्रोत हैं, जबकि राज्यों के विकास का ज्यादा बोझ होता है। यानी केंद्र सबसे ज्यादा आय जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है और कम टैक्स राज्य के देती है, लेकिन पूरे देश में राज्य ही तो है जो अपना विकास को बढ़ाता है। राज्यों का विकास देश का विकास होता है। इससे असंतोष पैदा हो जाता है। साथ ही साथ समवर्ती सूची के विषय पर कई बार केंद्र सरकार राज्यों के कानून टकरा जाते हैं। यानी समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य को दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अधिकतर केंद्र बनाती है, जिससे राज्य और केंद्र के बीच में कभी कभी कानूनी टकराव भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में राज्य केंद्र को, जैसे मैंने बताया, राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि राज्यपाल नियुक्त होता है केंद्र सरकार से, तो राज्य में चला जाता है। अब बताइए, केंद्र जो राज्यपाल है वो राज्यों के मुख्यमंत्री की सुनेगा, प्रधानमंत्री की सुनेगा डेफिनेटली, जिससे राज्य सरकारों के साथ टकराव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो है ना वो केंद्र के आदेशों से राज्य सरकार की नहीं सुनता। अगर राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में अगर किसी और की सरकार है और राज्य की किसी और की सरकार है, तो राज्यपाल अपनी मनमानी करता है। साथ ही साथ में राज्यों को लगता है कि केंद्र उनकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही साथ पानी, बिजली, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों पर झगड़े भी होते रहते हैं। साथ ही साथ में कई राज्यों के बीच में सीमा और भाषा को लेकर भी विवाद बना रहता है, जिससे केंद्र व राज्य के बीच विवाद बढ़ता है। राज्य पुलिस के अधिकार, राज्य एजेंसी की दखल को लेकर तनाव बना रहता है। साथ ही साथ कई बार राज्यों को लगता है कि केंद्र योजनाएं थोपता है और परामर्श कम करता है। तो इस आधार पर हमने केंद्र व राज्य के संबंध और उसके तनाव के क्षेत्र के बारे में बात करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संघवाद में जल और क्षेत्रीय विवादों का परीक्षण कीजिए। तो स्टूडेंट, जल होता क्या है? जैसा कि आपको पता है, जल मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीने के लिए, सफाई, कृषि और उद्योगों के लिए आदि के लिए। इसकी कमी समाज में विवाद उत्पन्न कर सकती है। इसका असमान वितरण, आपको पता है कि जो नदियां हैं कई राज्यों से होकर गुजरती है। किसी राज्य के पास जो नदियां हैं तो उसके पास जल की आपूर्ति सही होती है, ठीक ठाक होती है, लेकिन जिसके राज्यों में नदी नहीं है तो वहां की जल आपूर्ति बहुत ही ज्यादा संकट में होती है। जैसे कि राजस्थान में जल संकट अधिकतर बना रहता है, और यमुना जैसी नदियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होकर गुजर रही है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के पास पानी बहुत है, दिल्ली को कभी कभी पानी नहीं मिल पाता। तो मतलब ये जल विवाद जो है ना वो बना रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो जल का जो वितरण है ना वो आसमान है। इसका असमान वितरण राज्यों के मध्य संबंधों को बिगाड़ सकता है। सिंचाई के लिए, कृषि में आवश्यकता से उठाने वाले जल विवाद सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक अभिव्यक्ति रखते हैं। इस प्रकार भारतीय संघ में केंद्र व राज्य के जो बीच अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, परंतु जल और क्षेत्रीय संसाधनों से जुड़े विवाद समय समय पर तनाव पैदा करते रहते हैं। भारत में नदियां अंतरराज्यीय होती है, इसलिए इसके जल बंटवारे का अक्सर राज्य अपने हितों के आधार पर दाव करते हैं। हमने जल विवाद और क्षेत्रीय विवाद अधिकतर उस स्थिति में देखने को मिला, जैसे कि दिल्ली में किसी और की सरकार, जैसे हाल ही में केजरीवाल की सरकार थी, पीछे बीजेपी की सरकार है, तो पीछे जो जल होता है वो दूसरे राज्यों को जल नहीं देता, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो राजनीतिक उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि हम आगे को जल ना दे, ताकि उसकी सरकार अपने राज्य के नागरिकों को जल पूर्ति ना कर सके, जिससे सरकार की जो छवि है वो बिगड़े। तो लेकिन ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, तो और भी उद्देश्य होते हैं जिसके कारण जल, हर राज्य ही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी में लेकर अपने यहाँ पर जो कृषि व्यवस्था है जिसको जल चाहिए वो स्टॉक में रखें और कृषियों को पानी दें। इसलिए पीछे इतना पानी ले लेते हैं वो अपने राज्य के किसानों के नीचे, पंजाब के अंदर या हरियाणा में, तो दिल्ली में पानी इतना नहीं आ पाता। तो इससे क्या होता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बीच में जल विवाद बन जाता है। जल विवाद जब होता है तो इसका जो झगड़ा है डेफिनेटली वो राज्यों के बीच में, लेकिन इनका सॉल्यूशन जो है ना राज्य नहीं करती, बल्कि इसके लिए जो कानून और इसका झगड़ा निपटारा केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। अगर राज्यों को कितना जल चाहिए कितना नहीं, केंद्र सरकार कभी कभी उनकी नीतियों में दिख जाता है, किसी राज्य को ज्यादा जल देने की नीतियां बन जाती है, किसी राज्य को कम, और ये डिसाइड करता है केंद्र में किसकी सरकार है, उसके आधार पर जल बंटवारा जो होता है वो आसमान है। वही सीमा के निर्धारण, पुनर्गठन और ऐतिहासिक दावों के कारण क्षेत्रीय विवाद भी उभरते रहते हैं। ये विवाद न्यायपालिका
ट्रिब्यूनल और राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। ऐसे विवाद भारतीय संघवाद की सहकारी भावना की परीक्षा लेते हैं और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। भारत में संघवाद में जल और क्षेत्रीय विवाद क्या है, जैसे कि अंतरराज्यीय नदियां, क्योंकि बहुत सी नदियां जो है वो अंतरराज्यीय हैं। अंतरराज्यीय नदियों के माध्यम से भारत में अधिकतर नदियां दो या अधिक राज्यों से होकर बहती है, इसलिए जल के बंटवारे को लेकर राज्य के बीच अक्सर टकराव होता है। हर राज्य अपने हित आवश्यकता के अनुसार अधिक हिस्सेदारी मांग करता है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। फिर है प्रमुख जल विवाद। प्रमुख जल विवाद जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सतलुज, यमुना, लिंग जैसे विवाद सबसे चर्चित हैं। इन विवादों में अक्सर कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहते हैं, जिससे यहाँ पर जल विवाद हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधान जल विवाद से संबंधित, जैसे जल सूचियों में एंट्री 17, लेकिन अंतरराज्यीय नदियों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र को भी अधिकार दिए गए, जैसे एंट्री 57 में। इससे दोनों स्तरों के बीच समन्वय आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ में चौथा है जल विवाद अधिनियम 1956, यानी जल विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार यानी संविधान ने एक अधिनियम बनाया, जिसके इस अधिनियम के तहत विशेष ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं जो राज्यों के बीच में जल विवादों का निपटारा करते हैं। हालांकि प्रक्रिया लंबी होने के कारण समाधान देरी भी होती है। साथ ही साथ में क्षेत्रीय सीमा विवाद भी एक सबसे बड़ा विवाद है। राज्य पुनर्गठन भाषा इतिहास के आधार पर कई राज्यों के बीच सीमाएं विवाद बनी रहती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, मेघालय के बीच में सीमा विवाद लंबे समय से जारी है। इसके साथ ही साथ में राजनीतिकरण की समस्या एक जल और क्षेत्रीय विवाद को बढ़ावा देते हैं। कई बार क्षेत्रीय दल और नेता इन विवादों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता की भावना को उभारते हैं। इससे विवाद और जटिल हो जाते हैं और समाधान में बाधा आती है। साथ ही साथ में न्यायपालिका की भूमिका, जो क्षेत्रीय और जल विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे जब बातचीत ट्रिब्यूनल के समाधान नहीं हो पाता, जब ट्रिब्यूनल से समाधान नहीं हो पाता, जो एक कमेटी बनती है, तो तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। न्यायपालिका कानून और साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय देती है। फिर है सहकारी संवाद की आवश्यकता। जी, जल विवाद और क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने के लिए सहकारी संवाद की आवश्यकता होती है। इन विवादों का स्थायी समाधान तभी संभव है जब राज्य संवाद और वैज्ञानिक आंकड़ों और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर सहयोग करें। यही सहकारी संवाद की मूल भावना है। तो हमने ये कुछ जल और क्षेत्रीय विवाद के बारे में बात करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चुनावी व्यवहार यानी मतदान व्यवहार, एक ही बात है, चुनावी व्यवहार या मतदान व्यवहार दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। उसके निर्धारित तत्व और लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इसमें हम दो क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी चुनावी व्यवहार के निर्धारित तत्व और लोकतंत्र में चुनाव की क्या भूमिका है। ध्यान से समझिएगा, दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आते हैं और इन्हें अलग अलग करके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि भारत में चुनावी व्यवहार होता क्या है। भारत में चुनावी व्यवहार से तात्पर्य मतदाता के उस व्यवहार से है जिसके अंतर्गत वे चुनाव के समय अपने मत देने का निर्णय लेते हैं, यानी उन्हें वोट किसे करना है। इसमें यह शामिल होता है कि लोग किस पार्टी या उम्मीदवार या मुद्दे के आधार पर वोट दे रहे हैं। यानी जब वोट देता है तो इंसान तीन बातों ध्यान में रखता है, यानी व्यक्ति कौन है, हम किस व्यक्ति पर वोट दे रहे हैं, या मुद्दा क्या है, या फिर किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। चुनावी व्यवहार पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, मीडिया आदि का प्रभाव पड़ता है। भारत में चुनावी व्यवहार विविधतापूर्ण है क्योंकि यहां समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी है। समय के साथ साथ मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है और मुद्दा आधारित मतदान भी महत्वपूर्ण हुआ है। भारत में चुनावी व्यवहार से अभिप्राय उन कारणों से है जिसके आधार पर मतदाता यानी वोटर मतदान करते समय अपने निर्णय लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी क्लियर करा कि उसे वोट किसे देना है और पार्टी को, व्यक्ति को और मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देशों में मतदाताओं का व्यवहार केवल एक ही कारक से तय नहीं होता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और धार्मिक, जातीय और राजनीतिक प्रभाव का समन्वय भी होता है। वो इन चीजों को भी ध्यान में रखकर अपना वोट करते हैं। इसके साथ साथ पार्टी की छवि, नेतृत्व, विकास के मुद्दे, मीडिया तथा कल्याणकारी योजनाएं भी मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। समय के साथ साथ व्यवहार बदलता भी रहता है। चुनाव का आज अधिक जागरूक तथा मुद्दा आधारित मतदान देखा जा रहा है, क्योंकि आज लोग इतने जागरूक हो गए कि वो हर मुद्दे के आधार पर अपना मतदान करते हैं और ये डिसाइड करता है सरकार के 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें सरकार ने क्या करा। भारत में चुनावी व्यवहार का प्रमुख निर्धारित तत्व है, पहला है जाति और समुदाय। भारतीय समाज जाति आधारित संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है।
इसलिए मतदाता अक्सर अपनी जाति पहचान के आधार पर राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनते हैं। इससे सामाजिक समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से भारत की जो चुनावी व्यवहार है वो जाति और समुदाय के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है धर्म और सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक कारक ने भी चुनावी व्यवहार को अपने आधार पर प्रभावित किया। कई बार धार्मिक पहचान, धार्मिक भावनाएं मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। कुछ क्षेत्रों में धार्मिक मुद्दे राजनीतिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही साथ में तीसरा है आर्थिक स्थिति। जी, भारत में चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक आर्थिक स्थिति भी है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आजीविका के कुछ जुड़े मुद्दे मतदाताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग अक्सर उस दल को वोट देते हैं जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा और विकास का भरोसा देते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है। फोर्थ है नेतृत्व और उम्मीदवार की छवि। जी, नेतृत्व और उम्मीदवार की छवि भी भारतीय जो चुनाव व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे उम्मीदवार की ईमानदारी, यानी जो चुनाव में खड़ा उम्मीदवार है उसकी ईमानदारी, व्यक्तित्व, जनता से जुड़ाव की जनता में वो कितना मतलब जनता से जुड़ा हुआ है, उसकी कार्य क्षमता मतदाताओं को आकर्षित करती है, ये भी इस बात को प्रभावित करता है। करिश्माई नेतृत्व चुनाव परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव खड़ा होता है उसकी उम्मीदवार की छवि और नेतृत्व भी चुनाव व्यवहार को प्रभावित करती है। साथ ही साथ में पार्टी की छवि और विचारधारा। अब ये देखते हैं कि मतदाताओं के सामने पार्टी की छवि कैसी है। जो पार्टी की छवि अच्छी होती है और विचारधारा अच्छी होती है तो मतदाता उसे वोट देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। मतदाता ये देखते हैं कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छवि कैसी है, उसकी नीतियां, स्थिरता और पूर्ण प्रदर्शन भी चुनाव व्यवहार को निर्धारित करता है। इसके आधार पर स्थानीय मुद्दे भी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी रोजमर्रा समस्याएं मतदाताओं के निर्णय में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोग उम्मीदवार को चुनते हैं जो स्थानीय समस्याओं के समाधान की उम्मीद देते हैं। साथ ही साथ मीडिया और सोशल मीडिया भी भारतीय चुनाव प्रणाली को, चुनाव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे टीवी, अखबार, सोशल मीडिया जनमत निर्माण के बड़े साधन बन गए। इसके माध्यम से प्रचार, बहस, राजनीतिक संदेश सीधे मतदाताओं तक पहुंचते हैं और उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ में सरकारी योजनाएं और लाभ। जी, सरकारी योजना और लाभ भी भारतीय राजनीति यानी चुनावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपने बिहार चुनाव में देखा कि चुनाव से पहले हमारे केंद्र सरकार ने सभी वहां की माताओं को 10-10 हजार रुपए दिए, यानी उन्होंने सरकारी योजना का लाभ सीधा मतदाताओं को दिया और इससे मतदाता प्रभावित होकर फिर वो सोचता है कि जिसने यार हमारी सरकार ने हमारी मदद करी तो हम उसी को वोट देते हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और 5 साल में जो नई नई योजनाएं बनती है, सब्सिडी, पेंशन, आवास, स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम गरीब और आम मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इससे सरकार और दल के प्रति समर्थन बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये हमने जो बात करी चुनाव व्यवहार की, बात करते हैं लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका के बारे में। जी, चुनाव में जैसे कि चुनाव लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देते हैं और सरकार को वैधता प्रदान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र चुनाव के अभाव में स्थापित नहीं हो सकता। लोकतंत्र के लिए चुनाव का होना बहुत जरूरी है। भारत के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाते हैं, जिससे भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित होता है। भारत के अंदर आजादी से लेकर आज तक भारत में स्वच्छ लोकतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई है। वो अलग बात है कि लोकतंत्र के लिए समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, जो अपोजिशन होता है, वो उनकी छवि को खराब करने के लिए अपने नए नए जो मुद्दे हैं उनको उठा के चुनाव के ऊपर निशाना लगाते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव ही लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। साथ ही साथ में चुनाव के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन संभव होता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक परिवर्तन कर देते हैं, यानी सत्ता को परिवर्तित करते हैं। चुनाव नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ में चुनाव सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाते हैं, क्योंकि खराब शासन को बदला जा सकता है। चुनाव लोक मत व्यक्त करने, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को सामने लाने का मंच बनाते हैं। साथ ही साथ हालांकि धनबल, बहुबल, सांप्रदायिकता चुनाव की निष्पक्षता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना आवश्यक है। तो हमने ये चुनाव की, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका के बारे में बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है संघ और राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राज्यपाल की क्या भूमिका है। जैसा कि राज्यपाल भारतीय संघवाद में राज्य का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी जिस प्रकार केंद्र में यानी पूरे भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को दिया गया है इसकी संज्ञा, जिससे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की सलाह से, और राज्यपाल को राज्य का मुखिया बनाकर भेज दिया जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। उसका दायित्व संविधान की मर्यादा बनाए रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना, परंतु कई बार राज्यपाल केंद्र के प्रभाव में
काम करने का आरोप लगता रहता है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसका जो झुकाव है वो केंद्र सरकार पर रहता है। इसलिए राज्य के जो भी नीतियां, जो फाइलें या जो भी कानून बनते हैं, वो अगर संविधान के अनुसार या राज्य को ऐसा लगता है कि राज्यपालों की इस कानून नीति से राज्य के नागरिकों को भला नहीं हो सकता, मतलब उसके लिए गलत है, तो ऐसे कानूनों पर वो रोक लगाता है। लेकिन फिर आरोप ये लगता है कि वो केंद्र सरकार के आदेशों पर काम कर रहा है, विशेषकर सरकार बनाने, निलंबित शासन लागू करने और विधेयकों को रोकने जैसे मामलों में। इस कारण राज्यपाल की भूमिका संघ और राज्य संबंधों की संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। इसलिए राज्यपाल अपनी अहम भूमिका निभाता है संघ और राज्य संबंधों में। राज्यपाल की भूमिका, जैसा कि पहला है संवैधानिक प्रमुख। जी, राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, नहीं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है और वास्तविक कार्य निर्वाचित सरकार करती है, परंतु फिर भी संविधान की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी स्वीकृति के बिना कई संवैधानिक कार्य पूरे नहीं हो पाते राज्य के अंदर। दूसरा है केंद्र व राज्य के बीच सेतु, यानी केंद्र व राज्य के बीच में जो तालमेल, यानी जो बीच की कड़ी जो बनता है, वो बनता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्यों की राज्य की स्थितियों और नीतियों की जानकारी केंद्र सरकार को देता है, यानी राज्य के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, उनकी स्थिति या जो भी नीतियां बन रही है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो केंद्र सरकार को देता है। तो इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। जब राज्य में राजनीतिक या प्रशासनिक संकट उत्पन्न होता है, तब राज्यपाल की रिपोर्ट केंद्र के लिए मार्गदर्शन करती है। इस कारण वे संघीय ढांचे का महत्वपूर्ण लिंक माना जाता है। साथ ही साथ सरकार के गठन में भूमिका, निर्वाचन के बाद राज्यपाल यह तय करता है कि किस दल या गठबंधन के पास बहुमत है। वह मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है और जरूरत पड़ने पर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। यही पर निष्पक्षता बहुत आवश्यक मानी जाती है, यानी राज्य सरकार का गठन, यानी राज्य सरकार जब चुनाव होते हैं, राज्य सरकार के गठन के लिए मुख्यमंत्री या मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। साथ में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, अगर किसी राज्य के अंदर राज्यपाल को लगता है कि हमारे राज्य में शासन स्थिति बिगड़ने वाली है, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है आपातकाल की, तो वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों पर या उस स्थिति को जायजा लेकर वहां आपातकाल की घोषणा कर देता है राज्य के अंदर। जब राज्य के संविधान के अनुसार सरकार चलना संभव ना हो, तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसलिए ये अधिकार बहुत संवेदनशील माना जाता है। साथ ही साथ में विधायी कार्यों में भूमिका, विधायी कार्यों में राज्यपाल की जो भूमिका अहम है। राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, उन्हें रोक सकता है या राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। इस प्रकार वे विधायक का कामकाज पर एक संवैधानिक निगरानी रखती है। फिर है विशेष दायित्व, कुछ राज्यों में शांति, जनजातीय हितों, व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए। इससे यह स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ में विवाद और आलोचना। जी, अक्सर विपक्ष का आरोप रहता है कि राज्यपाल केंद्र की राजनीति को इच्छा के अनुसार काम करते हैं, मतलब यानी राज्यपाल के अनुसार केंद्र सरकार इच्छा से काम कर रही है, जब ये खासकर सरकार बनाने और निगरानी के मामलों में उन पर पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं। किसके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर। साथ ही साथ सुधार की आवश्यकता, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाए, इससे संघ राज्य संबंध और अधिक संतुलित हो सकेंगे। तो इस तरह से हमने केंद्र और राज्य के बीच में राज्यपाल की भूमिका के बारे में बात करी, जो अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में राज्य की राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। जी, भारत में राज्यों की राजनीति पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो वैश्वीकरण होता है वो आज आधुनिक पूंजीवाद का एक रूप है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक राज्यों की राजनीति ने एक नया रूप धारण कर लिया, अर्थात जहां एक और भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण ने केंद्र की स्थिति को कमजोर किया, वहीं राज्यों को इस योग्य बना दिया कि राष्ट्रीय के साथ साथ राज्य राजनीति में संबंध है, मतलब संबंध हो सके। राज्यों की राजनीति पर वैश्वीकरण के व्यापक प्रभाव पड़े। विदेशी सीधा निवेश ने भी सभी राज्यों पर एक समान प्रभाव नहीं डाला, अतः जहां कुछ राज्य इसका लाभ उठा सके, तो कुछ राज्य पिछड़ भी गए। विदेश निवेशों का सहारा लेने से उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को बढ़ावा मिला। इस तरह से वैश्वीकरण ने राज्य की राजनीति को बदल दिया। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के
तेजी से बढ़ने से है। यानी जब वैश्वीकरण के अंतर्गत जब कोई देश अन्य देशों से पूंजी, वस्तु और श्रम का जब आदान प्रदान करता है तो इससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसे कहते हैं वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण से विश्व के सारे देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो एक दूसरे देशों में हस्तांतरित होते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, क्योंकि भारत में 1990 से पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, समाजवाद को अपनाया गया था, लेकिन इससे आजादी से लेकर 90 तक कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया था। तो इसलिए हमारी सरकार यानी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जब मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक खासा मॉडल बनाया आर्थिक नीति 1991 में। तो उस नीति के तहत हमारे देश में 3 बदलाव की बात करी। तो उसमें था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो इसलिए भारत के अंदर जो आर्थिक सुधारों के बाद अगर 1991 के आर्थिक सुधारों में अगर देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेजी मिली, जिसका प्रभाव राज्यों की राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राज्यों ने विदेशी निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन करने की प्रतिस्पर्धा शुरू की। साथ ही क्षेत्रीय दलों ने विकास, निजीकरण, उदारीकरण जैसे मुद्दों को अपनी राजनीतिक एजेंडा में शामिल किया। हालांकि इसके साथ असमानता, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियां भी उभरी। अब बात करते हैं भारत में राज्यों की राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव। पहला है आर्थिक नीति में बदलाव। भारत के अंदर 1990 के बाद वैश्वीकरण के आने से अपनी आर्थिक नीति में बदलाव हुआ। जब वैश्वीकरण के बाद राज्यों ने उद्योग, व्यापार, निवेश के लिए उदार नीतियां अपनाई। इससे राज्य विकास योजनाओं को बाजार आधारित मॉडल की ओर ले जाने लगे। साथ ही साथ में राज्यों के बीच स्पर्धा। हर राज्य विदेशी घरेलू निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। डेस्टिनेशन स्टेट बनने की इस होड़ ने नीति, नवाचार और रियायतों की संस्कृति को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ में क्षेत्रीय दलों का उदय और बदलाव। क्षेत्रीय दल अब केवल पहचान आधारित राजनीति का सीमित नहीं है, उन्होंने विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना और निवेश को भी मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। इस तरह से विदेशी निवेश का प्रभाव भी हमारे भारतीय राज्य की राजनीति में देखने को मिला। आईटी, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल और सेच के माध्यम से राज्यों की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। अनेक राज्यों में शहरीकरण और नया मध्यम वर्ग उभरा। सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिला। कुछ राज्य बहुत तेजी से विकास कर पाए, जबकि कई राज्य पिछड़ कर रह गए। इससे क्षेत्रीय असंतोष और विकास आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला और सभी राज्य दूसरे राज्यों को देखकर घृणा और असमानता की जैसी स्थिति में पनपने लगे। साथ ही साथ में श्रम और निजीकरण परिवर्तन। यहाँ पर सरकारी नौकरियां घटी, निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ा। इस श्रमिक वर्ग, किसान और गरीब लड़कों में असुरक्षा की भावना उभरने लगी। साथ ही साथ में वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। वैश्वीकरण ने युवाओं की सोच, शिक्षा, संस्कृति को बदला, जिससे राजनीति अधिक व्यवहारिक और प्रतिस्पर्धी होती चली गई। इस तरह से हमने राज्यों की राजनीति के बारे में, राज्यों की राजनीति में वैश्वीकरण के या भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की दावेदारी के कारण बताइए। यानी यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग है उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी क्या भूमिका या दावेदारी के जो कारण है वो बात करेंगे। भूमिका भी अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन, यानी पिछड़ा वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये कर देना, वो एकदम ठीक रहेगा। भारतीय समाज में पिछड़ा वर्ग लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहे हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद केवल SC ST को हमने पिछड़े हुए वर्गों के रूप में रखा, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग थे जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे, जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया, जिन्हें OBC भी कहते हैं। और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इन्हें अपनी पहचान, अधिकारों के लिए संगठित होने का अवसर दिया। जैसे कि मंडल आयोग की सिफारिशों, आरक्षण नीतियों और राजनीतिक जागरूकता के कारण पिछड़े वर्गों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व शक्ति में अधिक हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी। आज पिछड़े वर्ग भारतीय राजनीति की एक प्रभावशाली शक्ति बन चुके हैं, जिनकी दावेदारी सामाजिक न्याय, समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी की मांग पर आधारित है। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की दावेदारी बढ़ने लगी, जैसे ऐतिहासिक वंचितता, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग हैं वो प्राचीन काल से इतिहास से पिछड़े रहे। लेकिन भारतीय राजनीति जब आजाद हुआ तो राजनीति में इनकी दावेदारी बढ़ने लगी। जैसे पिछड़े वर्गों को सदियों तक सामाजिक दर्जा, शिक्षा, आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया। इस अन्याय की भावना ने अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग को जन्म दिया। साथ ही साथ में लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इनके हितों में जागरूकता आई। सार्वभौमिक मताधिकार ने पिछड़े वर्गों को राजनीतिक शक्ति हासिल करने का माध्यम दिया। अब वे अपने नेताओं को चुनकर सत्ता केंद्रों तक पहुंचाने लगे। साथ ही साथ में पिछड़ों की राजनीति में मंडल आयोग का आरक्षण, मंडल आयोग की सिफारिशों ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इससे राजनीतिक जागरूकता और दावेदारी दोनों मजबूत हुई।
साथ ही साथ में राजनीतिक चेतना का उदय तेजी से बढ़ने लगा। जैसे शिक्षा आंदोलन, सामाजिक संगठनों ने पिछड़े वर्गों में आत्मसम्मान, जागरूकता पैदा की। उन्होंने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग तेज कर दी। साथ ही साथ में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, कई राज्यों में पिछड़े वर्गों पर आधारित दल उभरे। उन्होंने अपनी सत्ता संरचना में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया। इससे राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ा। फिर है अन्य पिछड़े वर्गों की दावेदारी के कारण सामाजिक न्याय का मुद्दा। समान अवसर आरक्षण सम्मान मांग ने सामाजिक न्याय को मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनाया। इससे चुनावी राजनीतिक दिशा भी बदल गई। 7 पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण की चाह। सरकारी नौकरियां, शिक्षा योजनाओं में अधिक हिस्सेदारी पाने की आकांक्षा ने राजनीतिक दावेदारी को मजबूती दी। इससे वे विकास प्रक्रिया में भागीदार बन पाए। साथ ही साथ पहचान आधारित एकजुटता, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए वो राजनीति में सक्रिय हुए। जाति समुदाय की पहचान ने पिछड़े वर्गों को संगठित शक्ति के रूप में उभरने में मदद की। इसने इनकी राजनीतिक स्थिति को स्थायी रूप से मजबूत किया। तो ये हमने बात करी जो भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की दावेदारी के कारण और उनकी भूमिका के बारे में। इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति की व्याख्या कीजिए। जी, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति क्या थी? जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया, और ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने अर्थव्यवस्था में विकास के 2 मॉडल सामने आए, एक पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। उस दौरान, आजादी के दौरान शीत युद्ध आरंभ हो चुका था, क्योंकि पूंजीवादी जो मॉडल था वो अमेरिका का मॉडल था, यानी पूंजीवादी गुट का, जबकि समाजवादी जो मॉडल था यूएसएसआर का था, जो समाजवादी गुटों का था। तो दोनों में ही पूंजीवाद और समाजवाद को, साम्यवाद को लेकर, यानी समाजवाद को लेकर दोनों में संघर्ष चल रहा था, विरोधाभास चल रहा था। दोनों ही अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग रहे थे और दूसरे को तोड़ने के चक्कर में लगे थे। तो उस दौरान भारत का जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ था, लेकिन भारत स्वतंत्र रूप से उस समाजवाद को नहीं अपना सकता था। लेकिन अगर वो पूंजीवाद को अपनाता तो अमेरिका के साथ जाना पड़ता। इसलिए भारत ने न पूंजीवाद को अपनाया और न ही समाजवाद को अपनाया। तो भारत ने अपनाया वो बनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोनों की अच्छाई को लेकर अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। लेकिन भारत ने समाजवाद को तो अपनाया, लेकिन खुल के नहीं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया। जब देखा मिश्रित अर्थव्यवस्था आजादी से चलने लगी, 1990 के दशक तक देश की अर्थव्यवस्था का विकास बिल्कुल नहीं हुआ, और जो हमारे बाद के जो देश थे वो तेजी से विकास करने लगे। तो भारत ने उस दौरान 90-91 के दौरान, उस टाइम हमारे देश में जनता दल यानी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। जो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये पीवी नरसिम्हा राव, इनके मंत्रिमंडल में थे वित्त मंत्री यानी श्री मनमोहन सिंह, एसएमएस। श्री मनमोहन सिंह ने एक मॉडल तैयार करा। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ बहुत ही ज्यादा विचार विमर्श करा, क्योंकि ये पीएचडी होल्डर थे, अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो श्री मनमोहन सिंह ने हमारे देश में अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन करने के बाद अपनी एक नीति बनाई, और वो थी नई आर्थिक नीति। श्री मनमोहन सिंह ने बनाई थी 1991 में, और इसके अंतर्गत ये कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था का जो रूप है इसमें से अर्थव्यवस्था का, उसे बदलकर हमें नई आर्थिक नीति, नया मॉडल अपनाना चाहिए। तो इस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने देश में 3 बदलाव की बात कही। यानी जो नई आर्थिक नीति था, इस नई आर्थिक नीति में उन्होंने 3 बदलाव करने की बात करी। एक था निजीकरण, एक था उदारीकरण, एक था वैश्वीकरण। तो भारत ने 1991 के बाद नई आर्थिक नीति को अपनाया, यानी नई आर्थिक नीति को अपनाने का मतलब है निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की तीनों नीति को हमने नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाया। तो ऐसे में अपोजिट पार्टी ने इसका विरोध करा कि हम अपने देश के अंदर गद्दारी करेंगे, कि हम समाजवाद को छोड़ रहे हैं। नहीं, हमारा तो सामाजिक मूल्य रहेगा, क्योंकि हमारे इतिहास ही सामाजिक मूल्यों पर रहा है। हमारे गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज समाजवादी नीति को ही अपना मानते थे। तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आर्थिक नीति को अपनाया, जिसके अंतर्गत हमने उदारीकरण और वैश्वीकरण को इसको अपनाकर अपने देश में बदलाव करा। जैसे कि साल 1991 में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो स्टूडेंट आपको पता पड़ गया होगा कि नई आर्थिक नीति होती क्या है। तो 1991 के दौरान भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, विकास दर घट रही थी और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना।
इससे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व बाजार से गहराई से जुड़ती चली गई और उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा निवेश के नए अवसर खुलने लगे। तो इस तरह से भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति की क्या अवधारणाएं देखते हैं। उदारीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति का यह मतलब है कि भारत के जितने भी उद्योग थे, सरकारी उद्योग जो घाटे में चलते, उन्हें प्राइवेट कर दिया, लाइसेंस प्रणाली मुक्त कर दिया गया। यानी आप दूसरे देशों को परमिशन देते कि आप लाइसेंस और परमिट लो और आप यहां पर उद्योग स्थापित कर सकते हो। जो भारत के जितने भी उद्योग घाटे में थे, उन सबको उन्होंने निजी कंपनियों को बेच दिया। सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस व्यवस्था और परमिट राज की ढील की गई ताकि उद्योग खोलना और व्यापार करना आसान हो सके और बाहर के देश हमारे यहां पर व्यापार को बढ़ावा दे सके। दूसरा, निजीकरण की नीति को अपनाया। सरकार पहले सब कुछ सरकारी जो काम करती थी, उसमें निजी क्षेत्र को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया। सरकारी, अब निजीकरण की नीति के अंतर्गत सरकारी उपकरणों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया और कई सार्वजनिक उपकरणों का विनिवेश किया गया ताकि प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़े। साथ ही साथ वैश्वीकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया गया, जिससे व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ने लगे। विदेशी निवेश में वृद्धि होने लगी। एफडीआई, एफएलएल के नियम सरल किए गए, जिससे विदेशी कंपनी भारत में उद्योग, सेवा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेश करने लगी। इस तरह से नई आर्थिक नीति के रूप हमारे देश में उसने हमारी जो नीतियां थी, अर्थव्यवस्था की जो स्वरूप था, उसको बिल्कुल बदल दिया नई आर्थिक नीति ने। कर और व्यापार में सुधार, आयात शुल्क घटाए गए, एक्सपोर्ट नीतियां आसान हुई और बाजार उन्मुख नीतियां लागू की गई, जिससे व्यापार माहौल बदला। वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए, बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार को आधुनिक और प्रतिस्पर्धा बनाया गया, जिससे निवेश और बचत को बढ़ावा मिलने लगा। साथ ही साथ में सेवा क्षेत्र का विस्तार तेजी से, आईटी, संचार, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, जिसकी वजह से हम नई आर्थिक नीति की भूमिका को भारत के अंदर उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में देख सकते हैं।